नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों राजस्थान जीके के अंदर पढ़ रहे हैं हम राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर आज हम बड़ा ही एक शानदार टॉपिक करने जा रहे हैं दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी जो है यह पश्चिमी राजस्थान की बहुत ही एक प्रमुख नदी यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है साथियों। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान के अंदर जो अधिकतर क्षेत्र है वह मरुस्थलीय भाग है, और वह भी कौन सा, पश्चिमी भाग के अंदर पश्चिमी मरुस्थल। और यह राजस्थान का लगभग 60% जो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है यह रहता है। और इसके अंदर जो सिंचाई के लिए या जल आपूर्ति के लिए या और भी जो जल से संबंधित कार्य हैं उनको करने के लिए लूणी नदी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है साथी। लूणी नदी के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे इस पश्चिमी भाग में कि किस प्रकार से यह इस मरुस्थलीय प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट रहता साथियों। तो क्रमबद्धता से चलेंगे साथियों, नंबर इसके उद्गम से और विलय की तरफ चलेंगे, इसके बहाव जलों को जानेंगे और यह नदी किस प्रकार से राजस्थान के इस पश्चिमी भाग के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जानेंगे उन विशेष बिंदुओं को भी इसी क्लास के अंदर। चलिए साथियों, हम बात कर रहे थे लूणी नदी की। इसकी साथियों लूणी नदी की बात कर रहे थे, और लूणी नदी के अंदर आज हम जानेंगे लूणी नदी की महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले लूणी नदी को एक दो पॉइंटों के अंदर समझिए साथियों। मुख्यतः बातें यह है कि यह मरु प्रदेश की, इसकी साथियों मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सर। नंबर 2 पर हम बात करते हैं साथियों इस लूणी नदी की कि यह जो लूणी नदी है यह पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी। जाना हमने दो विशेष बिंदुओं को लूणी नदी को लेकर कि यह मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और पश्चिमी राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। चलिए यह नदी किस प्रकार से रहती है, तो लूणी नदी की जो बात करते हैं हमने राजस्थान के अंदर 3 अपवाह तंत्र पढ़ा जाता है साथियों। किसके अंदर साथियों, राजस्थान के अंदर 3 अपवाह तंत्र पढ़े जाते हैं। किसके अंदर साथियों, राजस्थान के अपवाह तंत्र में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र पढ़े जाते हैं। कितने प्रकार के साथियों, 3 प्रकार के। जैसे कि हम पिछली क्लासों में हमने देखा कि हम देखते हैं एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा साथियों, आंतरिक अपवाह तंत्र। नंबर 2 पर हम देखते हैं अरब सागर अपवाह तंत्र। कौन सा साथियों, अरब सागर अपवाह तंत्र। और तीसरा जो रहता है महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र को लेकर वह है साथियों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार से राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं अरब सागर के अंदर आने वाली एक महत्वपूर्ण नदी, जैसा कि हमने देखा कौन सी साथियों, लूणी नदी। लूणी नदी है यह अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी है। चलिए साथियों बात करते हैं इसके भाव क्षेत्र की कि किस प्रकार से यह नदी आज इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मुख्य बिंदुओं को जानकर चलना है, बहुत ही क्रमबद्ध रूप से करना है और कहीं भी कंफ्यूजन का तथ्य नहीं रखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बहाव क्षेत्र की। हम इसमें इस नदी में आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। इस लूणी नदी के अंदर, इसके अंदर साथियों लूणी नदी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इस लूणी नदी के अंदर उद्गम की। किसकी साथियों, उद्गम की बात करेंगे। किसकी, उद्गम की बात करेंगे। और उद्गम के बाद हम बात करेंगे इसके बहाव की, और बहाव के बाद हम इसके साथियों करेंगे सहायक नदियों की। किसकी, सहायक नदियों की बात करें। और सहायक नदियों के बाद हम बात करेंगे इसके विलय की
कि यह किस प्रकार से विलय कहां पर होती है। इन 4 बिंदुओं को मुख्यतः ध्यान में रखकर इस पूरी नदी को एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं इस नदी के बहाव क्षेत्र की। देखिए साथियों, इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इस मैप के अंदर, मैप छोटा है, इसके अंदर हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि यह नदी किन न किन जिलों के अंदर बहती है। फिर एक पूरी स्लाइड के अंदर हम इस पूरे को समझेंगे। सबसे पहले इस नदी के बहाव क्षेत्र को जानिए जी। यह निकलती है अजमेर की नागपाड़ से। कहाँ जी? नागपाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ अजमेर से यह नदी क्या है जी? निकलती है। कौन सी जी? लूणी नदी निकलती है। लेकिन जब यह नागपाड़ से निकलती है तो इसका नाम लूणी नदी नहीं होता, इसका नाम सागरमती नाम से जाना। किसके नाम से जी? सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि जहां से यह नदी उद्गम होती है, उद्गम स्थान पर इस नदी का क्या नाम है जी? सागरमती नाम से है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। और यह यहां से बहती हुई अजमेर के अंदर यह नदी नागौर से पाली के अंदर, पाली से जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के बाद यह पाली में दोबारा से प्रवेश करती हुई यह बाड़मेर में प्रवेश करती है। और बाड़मेर में एक अच्छा अपवाह तंत्र बनाने के बाद यह जालौर जिले से बाहर निकल जाती है और चली जाती है कच्छ के रण में। कहाँ चली जाती है साथियों? कच्छ के रण। और कच्छ का रण साथियों, जैसा कि हमें पता है, यह कहाँ है जी? गुजरात राज्य के अंदर है। कहाँ जी? गुजरात राज्य के अंदर। अभी तो हमने देखा साथियों कि हम तो यह एक अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी पढ़ रहे थे, लेकिन इस नदी का विलुप्त स्थान तो कहाँ हो गया? कच्छ के रण, गुजरात में हो गया। तो साथियों यहीं से यह नदी आगे अरब सागर की तरफ चली जाती है। कौन सी साथियों? लूणी नदी, जिसका कि उद्गम स्थान पर क्या नाम है? सागरमती नाम है। अब देखिए, इसी नदी का जो लूणी नाम कहाँ से पड़ता है? इसी नदी का जो लूणी नाम है वह कहाँ से पड़ता है? इसका लूणी नाम, देखिए एक छोटी सी नदी और निकलती है पुष्कर की पहाड़ियों से। कहां से साथियों? पुष्कर की पहाड़ी। पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कि कहाँ है साथियों? पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर के अंदर। कहाँ जी? अजमेर के अंदर। यहीं से यह एक नदी निकलती है, वह नदी अजमेर के अंदर ही बहाव करती हुई अजमेर के अंदर एक स्थान विशेष पर जा इस सागरमती नदी के साथ मिल जाती है। यहाँ से इस सागरमती का नाम क्या पड़ जाता है? लूणी नदी पड़ जाता है। तो यह स्थान विशेष का नाम याद रखना है कि इस स्थान विशेष का नाम क्या है। इस स्थान विशेष का नाम है जी गोविंदगढ़। कौन सा साथियों? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहाँ पर है? तो याद रखना है, गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर है। और इसी भाग से, गोविंदगढ़ से ही इस पूरी नदी का क्या नाम पड़ जाता है? लूणी नदी पड़ जाता है। इस पूरी नदी का क्या नाम पड़ जाता है जी? लूणी नदी पड़ जाता है। यानी नामकरण को लेकर, किसको लेकर? लूणी नदी के नामकरण को लेकर जो इंपॉर्टेंट नदी रहने वाली है वह पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाली सरस्वती रहने वाली है। कौन सा साथियों? सरस्वती नदी। यहाँ से जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है सरस्वती। अब हम आप समझ चुके होंगे कि नाग की पहाड़ियों से निकलने वाली जो सागरमती नदी है यह गोविंदगढ़ अजमेर तक जाकर इसका आगे नाम लूणी नदी पड़ जाता है। और यह कब पड़ता है? जब पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाली सरस्वती नदी इस नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर आकर मिल जाती है। यही स्थान है वो गोविंदगढ़ अजमेर, जहां से इस लूणी नदी का पूरा नाम क्या पड़ता है? लूणी नदी पड़ता है। इसके बहाव क्षेत्र को अच्छे से जानेंगे साथियों। ये थोड़ा सा करेक्शन रहा है, इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए, इसी नदी के ऊपर 2 प्रमुख बांध हैं। कितने? 2 बांध प्रमुख रूप से हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। और यह बांध है, एक तो है जी जोधपुर के अंदर। कहाँ जी? जोधपुर के अंदर। और इसी का नाम है जी जसवंत सागर बांध। कौन सा जी? जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर
बांध। इस नदी का बांध का क्या नाम है? जसवंत सागर बांध। और इस जसवंत सागर बांध को ही पिच्यांक बांध के नाम से जाना जाता। कौन सा? पिच्यांक बांध के नाम से जाना जाता। हम यहाँ पर सिर्फ बात इस नदी की बांधों की और इस बहाव क्षेत्र की बात कर रहे हैं साथियों। किसकी? बांधों की और इसके बहाव क्षेत्र की बात करते हैं। अब चलिए इसके बाद में हम एक और बांध की बात करते हैं। वह बांध है साथियों कौन सी पर? बाड़मेर के अंदर है। उस बांध का नाम है जी नकोड़ा बांध साथियों। कौन सा जी? नकोड़ा बांध। यह नकोड़ा बांध कहाँ पर है पूछा जाए तो नकोड़ा बांध है यह बांस बाड़मेर के अंदर है। कौन सा जी? बाड़मेर के अंदर है नकोड़ा बांध। तो इस नदी पर हमने प्रमुख दो बांध पढ़े, एक तो जसवंत सागर बांध और दूसरा नकोड़ा बांध। जसवंत सागर बांध जोधपुर के अंदर है जो कि लूनी नदी के ऊपर स्थित है प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा जो है वो है नकोड़ा बांध जो कहाँ है जी? जैसा कि देखा बाड़मेर के अंदर। अब हमने इसके बहाव क्षेत्र को और इसके बांधों को अच्छे तरीके से जान लिया है। अब यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे इसकी और भी चर्चा करें साथियों। चलिए साथियों जानते हैं इसके अगले पॉइंट को कि किस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट रहने वाला। अब हम बात करेंगे इसके, अब हम जो इस पे बात करेंगे बांधों की चर्चा कर चुके साथियों, इस बांधों की हम चर्चा कर चुके और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां साथियों ध्यान होगा आपको कि सहायक नदियां उन नदियों को कहा जाता है जो एक बड़ी नदी के अंदर एक छोटे अपवाह के अंदर बहती हुई इस अपना संपूर्ण जल है वो एक मुख्य नदी के अंदर छोड़ देती। तो इस प्रकार से यह एक नदी का जाल बन जाता है और यही है आज की लूनी का जालीय अपवाह तंत्र जो कि पश्चिमी मरुस्थल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। चलिए बात करते हैं हम इसके सहायक नदियों की। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं साथियों? सहायक नदियों के बारे में हम देखिए बहुत सारी नदियां पढ़ते हैं जिसमें से हम मुख्यतः 5 या 6 नदियों की बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोजड़ी नदी, इसके अंदर गुहिया भी आती है जी, और सूखड़ी आती है, बांडी आती है, हेमावास नदी भी आती है, लीलड़ी भी पढ़ते हैं, मीठी नदी भी पढ़ते हैं, खारी नदी भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी 5-7 नदियां जो हैं जो इसकी लूनी नदी की सहायक नदियों के रूप में पढ़ा जाता है। आज हम इस क्लास के अंदर उन मुख्य नदियों की बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। हम बात करेंगे आज की कक्षा में टू द पॉइंट सहायक नदियों को लेकर। देखिए साथियों सहायक नदियों को किस प्रकार से पढ़ते हैं हम। सहायक नदियों को सबसे पहले हम इसके बहाव क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। एक यह नागौर जिला है जी। कौन सा है जी? ये नागौर जिला है। नागौर जिले के अंदर एक पोटलू गांव है। पोटलू गांव से एक नदी निकलती है जी जोजड़ी नदी, जो कि नागौर से बहती हुई, नागौर से बहने के बाद यह नदी जोधपुर के अंदर आकर इस लूनी नदी के साथ मिल जाती है। इस नदी का नाम है जी जोजड़ी नदी। कौन सी साथियों? जोजड़ी नदी। बता दें कि यह जोजड़ी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। यह जोजड़ी नदी जो है इस अपवाह तंत्र के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जोजड़ी नदी। यह जोजड़ी नदी किस प्रकार से सहायक नदी के रूप में इंपॉर्टेंट रहने वाली है? देखिए जोजड़ी नदी है यह लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो किसी अरावली क्षेत्र से उद्गम ना होकर इसका उद्गम किसी मैदानी भाग से होता है। किससे जी? मैदानी भाग से होता है। नंबर 2 बात करेंगे इसके एक मुख्य बात की और वो होता है कि यह एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलती है। किसी ओर से? दाईं ओर से। बाकी जितनी भी अन्य नदियां हैं इसकी सहायक नदियां वो इसके बहाव क्षेत्र में किसके साथ मिलती हैं? बाईं ओर से मिलती। यानी कि राइट साइड से मिलने वाली सिर्फ एकमात्र सहायक नदी है वह है हमारी लूनी नदी। इसको विशेष रूप से याद रखना है। किसको जी? लूनी नदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है यह सहायक नदी के रूप में। चलिए अब हम आगे 3 नदियों की और सहायक नदी की बात करते हैं। वह है साथियों पाली जिले से 3 सहायक नदियों का उद्गम होता है। कितनी साथियों? 3 सहायक नदियों का उद्गम होता है। याद करना बहुत ही आसान है, याद करना बहुत ही आसान है। देखिए किस प्रकार से एक जो नदी है इसका जो होती है बांडी नदी निकलती है। कौन सी साथियों? बांडी नदी निकलती है। इस नदी का क्या नाम है जी? बांडी नदी। यहाँ पर सिर्फ हम नदियों के नाम लिख रहे हैं। कौन सी जी? बांडी नदी। सहायक नदियों की बात कर रहे हैं केवल हम कि कौन कौन सी सहायक नदियां रहने वाली। बांडी नदी या पाली जिले के हेमावास गांव से निकलती है
और यह अपना अपवाह क्षेत्र बनाती हुई पाली के अंदर ही इस लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं देसूरी की नाल से निकलने वाली, किसकी जी? देसूरी की नाल से निकलने वाली सूकड़ी नदी की। किसकी नदी जी? सूकड़ी नदी की बात कर, सूकड़ी नदी। पहले हमने बात की पाली जिले से उद्गम होने वाली भांडी नदी, नंबर 2 पर हमने बात की सूकड़ी नदी की। और इसी प्रकार से नंबर 3 से देखिए जी, सूकड़ी नदी का अपवाह क्षेत्र केवल यह है पाली जिला नहीं होता अकेला, सूकड़ी नदी के साथ यह जो है ना, यह पाली जिले के साथ ही नहीं होती, यह किन है? 3 राज्यों के अंदर बहती। कितने? सॉरी 3 राज्यों यानी 3 जिलों के अंदर बहती है साथियों। कौन कौन से? ध्यान से देखते हैं। इस प्रकार से यह 3 के अंदर बहती है। इस प्रकार से यह 3 जिलों के अंदर बहती है, पाली, जालौर और बाड़मेर। याद रखना है कि सूकड़ी नदी किसके? 3 जिलों के अंदर, जो सॉरी पाली, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर में जाकर यह लूनी नदी के अंदर मिल जाती है, समदड़ी नामक गांव के पास। इसी प्रकार से जो तीसरी नदी है पाली नदी, जो उद्गम होती है, वह है हमारी जवाई नदी। कौन सी साथियों? जवाई नदी है। कौन सी? जवाई नदी। और जवाई नदी भी इस प्रकार से तीनों जिलों के अंदर बहती है। अच्छा, यह नदी साफ होगी क्या? चलो इस प्रकार से नोट दोबारा से डाउन कर। चलिए, जो जवाई नदी रहती है साथियों, यह भी 3 जिलों के अंदर बहती। कितने जिलों के अंदर? 3 जिलों के अंदर बहती। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमने अभी तक इसकी 4 सहायक नदियां पढ़ी, जोजड़ी, बांडी नदी, सूकड़ी नदी और जवाई नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट बताई है जोजड़ी नदी, याद रखना है। नंबर 2 पर हम याद रखेंगे जवाई नदी को। कौन सी नदी को? जवाई नदी को। क्योंकि जवाई नदी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, उस बांध का जैसी नदी वैसा नाम। जैसे जवाई नदी पर है तो जवाई बांध, जवाई नदी पर बांध का नाम जवाई नदी, जवाई बांध। चलिए, बांध की बात बाद में करेंगे इन सहायक नदियों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इसकी एक और मुख्य सहायक नदी की, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जालौर से। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालौर से एक और सहायक नदी निकलती है, वह है नदी ठागी नदी। कौन सी साथियों? ठागी नदी है, जो कि जालौर के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलने वाली जो सहायक नदी, उसका क्या नाम है जी? ठागी नदी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जोजड़ी के अलावा बाकी अन्य सारी की सारी सहायक नदियां इस लूनी नदी के अंदर बाईं ओर से मिल रही हैं। बाईं ओर से बोले तो लेफ्ट से मिल रही हैं, लेकिन जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो इस नदी के अंदर दाईं ओर से मिल रही है। तो जोजड़ी जो क्या है, सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से इसके अंदर मिलती है। बाकी सारी की सारी नदियां क्या है साथियों? बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब हम बात करेंगे इन नदियों के ऊपर, इन सहायक नदियों के ऊपर उन प्रमुख बंधों की जो कि यहाँ के क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए सर चलिए, बांडी नदी के ऊपर पाली के अंदर एक बांध है। कौन सा? एक बांध है। उस बांध का नाम है साथियों हेमावास बांध। क्या नाम है साथियों? हेमावास बांध है, हेमावास बांध। और इसी प्रकार से हेमावास बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध को किस नाम से जाना जाता है जो बांडी नदी के ऊपर है? हेमावास बांध के अनुसार जाना जाता है। यहाँ लिख नहीं रहे, उच्चारण कर रहे हैं ताकि स्क्रीनशॉट अच्छा आए। चलिए, सूकड़ी नदी के ऊपर एक महत्वपूर्ण बांध है, यह 3 जिलों से बहती है। तो जालौर के अंदर इस सूकड़ी नदी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है और परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाने वाला बांध है। उस बांध का नाम है, याद करना है साथियों, बांकली बांध। याद कौन सा साथियों? बांकली बांध नाम याद करना। चलिए, यह कहाँ है? जालौर के अंदर है। इस प्रकार से याद रखना। जैसा कि हमने बांडी नदी के ऊपर पढ़ा, यहाँ नोट कर लेते हैं हेमावास बांध। कौन सा साथियों? हेमावास बांध। हेमावास बांध कहाँ पड़ा साथियों? पाली के अंदर पड़ा। कहाँ पड़ा? पाली के अंदर पड़ा। ठीक है जी। चलिए, नंबर 1 बांध। नंबर 2 पे बांध हमने बात की बांकली बांध की। कौन सी साथियों? बांकली बांध की।
जैसा कि हमने देखा कि बांकली बांध कहाँ पर है, तो जालौर के अंदर है। कहाँ है साथियों? जालौर के अंदर है। इसी प्रकार से हम एक तीसरा बांध और पढ़ेंगे जो कि कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है। तीसरा बांध एक जवाई नदी पर है। जैसा नदी है वैसा ही इसका नाम है। देखिए तो ये क्या नाम हो जाएगी इस बांध का? जवाई बांध हो जाएगा। कौन सा जी? जवाई बांध हो जाएगा। और जवाई बांध जैसा कि हमने देखा यह कौन से जिले में है? इस जिले में है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि लूनी नदी पर हमने प्रमुख दो बांध पढ़े। सबसे पहला बांध जसवंत सागर बांध पड़ा जो कि प्रत्यक्ष रूप से लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को रोकता है। दूसरा बांध नाकोड़ा बांध पड़ा जो कि कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। अब इसी प्रकार से जो इसकी सहायक नदियों के ऊपर जो बांध हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से लूनी नदी के क्या माने जाएंगे? प्रमुख बांध माने जाएंगे। सबसे पहला बांध हेमावास जो बांध है वह बांडी नदी सहायक नदी पर है। और दूसरा जो है अपना बांकली बांध यह सूकड़ी नदी पर है जो कि जालौर के अंदर। तीसरा बांध हमने देखा जवाई बांध जो कि कहां पर है? पाली जिले के अंदर है। और जवाई बांध बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है मारवाड़ के क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? मारवाड़ के क्षेत्र के लिए। जोधपुर और पाली के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, और वर्तमान में भी इसको मारवाड़ के नाम से देखते हैं। तो जवाई बांध जो है यह मारवाड़ क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह भी अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जी। देखिए चलिए जी इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अब देखते हैं हम इसके आगे इसके बहाव क्षेत्र को एक एक नदी को लेकर के किस प्रकार से प्रमुख सहायक नदी एक एक को किस प्रकार से इस बहाव क्षेत्र के लिए, इस पश्चिमी क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रहता है। चलिए हम बात कर रहे थे किसके साथियों? लूनी नदी। किसकी बात कर रहे थे साथियों? लूनी नदी की बात कर रहे थे। चलिए नदी कौन सी पढ़ रहे थे जी? लूनी नदी पढ़ रहे थे। और लूनी नदी के बाद के अंदर हमने देखा कि यह किन पहाड़ियों से उद्गम होती है। तो जैसा कि हमने देखा यह नाग पहाड़। कहां से जी? नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम होता है। कहां से? नाग पहाड़ अजमेर से यह उद्गम होता है। और जहां से यह नदी उद्गम होती है तब इस नदी का एक विशेष नाम होता है, और वह नाम हमने पढ़ा अभी अभी साथियों। कौन सा नाम पढ़ा? सागरमती नदी। सागरमती नदी नाम पड़ा इसके उद्गम स्थल पर। साथ नंबर 2 पर हम बात करते हैं इसके झील की। किसकी? झील की। कई बार परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया यह प्रश्न है साथियों कि पहाड़ के नाम ना देकर विकल्प के अंदर झीलों के नाम दिए जाते। तो यहाँ पर हमने झील का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जब उद्गम पूछ लिया जाए लूनी नदी का, इसका झील से संबंधित पूछा जाए तो यह झील रहती है साथियों आना सागर झील। कौन सी जी साथियों? आना सागर झील रहती है। और आना सागर झील कहाँ है साथियों? अजमेर के अंदर। कहाँ है जी? अजमेर के अंदर। तो यानी कि इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि इस नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? वह है साथियों अजमेर जिला। कौन सा? अजमेर जिला। झील पूछे तो आना सागर झील, और यदि पहाड़ियां पूछे तो उद्गम की तो नाग पहाड़ की। और यहां से निकलने वाली नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? जिसका सागरमती नाम था। तो प्रारंभिक नाम लूनी नदी है वो प्रारंभिक किस नाम से जानी जाती थी? सागरमती के नाम से जानी जाती थी। और गोविंदगढ़ अजमेर के बाद है इसका नाम लूनी पड़ता, जैसा कि हमने पीछे अभी देखा। चलिए जी प्रारंभिक नाम है जो इसका, प्रारंभिक नाम जो है इसका किस नाम से? कि पुष्कर की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी साथियों? सरस्वती नदी के मिलने के बाद, इसके बाद इसके मिलने के बाद इसका क्या नाम पड़ा जी? सागरमती नदी से, सागरमती नदी से क्या नाम पड़ा जी? लूनी पड़ा। तो यदि हमें परीक्षा के अंदर यह पूछा जाए कि लूनी नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, या लूनी नदी को प्रारंभिक नाम किस नाम से जाना जाता था, तो हमारा आंसर होगा साथियों लूनी नदी। कौन सा? लूनी नदी, सॉरी कौन सा? सागरमती नदी। भाई मिस्टेक हो गया, सागरमती नदी। इसलिए सागरमती नदी को किस नाम से
प्रारंभिक नाम किसके प्रारंभिक नाम? लूणी नदी के प्रारंभिक नाम। चलिए, आशा करते हैं साथियों आप क्रमबद्धता बनाए रखेंगे। और जैसा कि हमने देखा यह किन किन जिलों के अंदर बह रही थी, तो इन जिलों के नाम हम देखते हैं कौन कौन से जिले के अंदर बह रही थी। देखिए, बहाव का जिला सबसे पहले तो यह है अजमेर के अंदर, जैसा बहाव है वैसे ही जिले लिखने हैं जी। अजमेर से यह नागपाड़ से उद्गम हो रही थी और उसके बाद में कहाँ जा रही थी जी? नागौर में जा रही थी। और नागौर के अंदर ही एक इसकी सहायक नदी इसके साथ मिल रही थी, कौन सी? जोजरी नदी। अब आपको याद आया होगा कि यह दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। इस प्रकार से याद करना है साथियों, क्रमबद्धता कड़ीबद्ध कड़ी याद रखना है इनको। अजमेर नागौर के बाद यह कहाँ जाती है साथियों? जोधपुर के अंदर जाती है। कहाँ साथियों? जोधपुर के अंदर जाती है। और जोधपुर के अंदर इस नदी पर एक बांध था, उस बांध का क्या नाम था साथियों? और क्या बांध नाम था? उस नदी पर जो बांध था वह था जसवंत सागर बांध। भूलना नहीं है, बिल्कुल क्रमबद्धता बनाए रखनी है। इसके बाद में यह जाती है साथियों पाली जिले के अंदर, और पाली जिले के अंदर इसके अंदर 3 सहायक नदियां मिलती हैं जैसा कि हमने आगे पढ़ा। उसके बाद यह जाती है साथियों बाड़मेर क्षेत्र में। इसमें साथियों बाड़मेर क्षेत्र में जाती है। बाड़मेर के बाद यह जालौर क्षेत्र से बहती हुई राजस्थान से बाहर निकल जाती है और कच्छ के रन गुजरात के अंदर जाके मिल जाती है। अब यहाँ से बाड़मेर का नाम आते हैं, यहाँ से एक थोड़ा सा और याद रखना है साथियों कि बाड़मेर के अंदर जब यह नदी बहती है, कहाँ से? बाड़मेर के अंदर जब यह नदी बहती है तो बाड़मेर के अंदर एक स्थान विशेष का नाम है साथियों, वह है बालोतरा। कौन सा साथियों? बालोतरा है। बालोतरा एक क्षेत्र है किसमें? बाड़मेर के अंदर। ठीक है साथियों, इस बालोतरा तक आते आते इस नदी का जो जल पीछे से जो बहाव क्षेत्र रहता है वह तो रहता है मीठा साथ। कैसा साथियों? मीठा रहता है। यानी कि यह नदी बालोतरा तक आते आते तो क्या रहती है? मीठी नदी रहती है। प्राकृतिक कारणों के कारण बालोतरा के बाद इस नदी का जो पानी है वह खारा हो जाता है और नदी कैसी हो जाती है साथियों? खारी हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में, मीठी और खारी नदी होने के बीच में कौन से स्थान विशेष का योगदान रहा? बालोतरा, जो कि कहां पर है? बाड़मेर में है वर्तमान के। चलिए, अब यही पॉइंट हमने देखेंगे, आगे की इस चर्चा करेंगे इसकी। देखिए, नदी का विलय कहाँ होता है? जैसा कि हमने देखा, कहां पर जी? कच्छ का रण में। कच्छ का, और कच्छ का रण कहां पड़ा जी? गुजरात के अंदर पड़ा। हमने कहां पड़ा? गुजरात के अंदर पड़ा। वही बातें हैं जो हमने अभी पीछे स्लाइड में की, उसी का क्रमबद्धता से अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छे खासे नोट्स मेंटेन कर सकें इस नदी को लेकर। चलिए, इस नदी पर बांध पड़े थे कितने साथियों? 2 बांध पड़े थे। प्रत्यक्ष रूप से कितने बांध पड़े? 2 बांध पड़े साथी। कितने बांध पड़े साथियों? 2 बांध पड़े इस नदी के ऊपर। हमने 2 बांध पड़े थे। और यह 2 बांध कौन कौन से थे? हमने चर्चा की साथियों, एक तो जसवंत सागर बांध और दूसरा नकोड़ा बांध। जैसा कि जसवंत सागर बांध को हमने देखा, यह कौन से जिले में है? जोधपुर के अंदर है। और इसी प्रकार से हमने देखा कि नकोड़ा बांध कहाँ है? नकोड़ा बांध को हमने देखा यह कहाँ है जी? बाड़मेर के अंदर है। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से देखना है कि इस नदी को भूलना नहीं है, बहाव से चलना है, उद्गम से बहाव से, और बहाव में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन सबको मेंटेन करते चलना है। और प्रमुख बांधों को जरूर याद रखना है इस नदी के, लूणी नदी को। शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी रहने वाली होती है, इसलिए इसके हम हर एक पहलू को जानेंगे। इस नदी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ेंगे कि जहां से हमारा प्रश्न ना होने पाए। हम ऐसा कुछ छोड़ेंगे नहीं कि हमारा प्रश्न लूणी नदी को लेकर गलत हो। चलिए, बालोतरा बाड़मेर के अंदर देखिए, यह बहुत ही कि इस पानी की मात्रा अधिक होने पर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। कहाँ पर बाढ़ आती है जी? बालोतरा के अंदर। और जी हाँ, ये वही बालोतरा है जहां पर पानी मीठा था और मीठा आने के बाद क्या हुआ कि इसका खारा पानी हुआ। जैसा कि आपने पढ़ा, देखिए यहां तक पानी क्या रहता है? मीठा रहता है। कैसा पानी रहता है? मीठा। और आगे क्या हो जाता है जी? पानी खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी खारा हो जाता है। इसीलिए तो इस नदी को एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सा? जैसा कि है बड़ा विशेषता, इसको मीठी एवं खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मीठी एवं खारी नदी के नाम से जाना जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट और क्षेत्र रहता है साथियों इसी के किनारे, एक है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कौन सा है जी? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है इसका एक प्रमुख स्थान। देखिए, हमने इसके ऊपर, नदी के ऊपर किनारे के अंदर 2 स्थान विशेष पड़े। सॉरी, कौन से 2 स्थान पड़े साथी? कौन कौन से? एक तो बालोतरा बाड़मेर पड़ा,
जहां से नदी क्या हुई, आगे खारी हुई। और इस नदी के अंदर ज्यादा बहाव होने पर, यानी कि यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नागपाड़ अजमेर के अंदर ज्यादा वर्षा हो जाने से बाड़मेर के किस स्थान पर बाढ़ आती है। तो बाढ़ कहां पर आती है साथियों, बालोतरा। ये याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। नंबर 2 पर हमने देखा तिलवाड़ा बाड़मेर। ये भी क्षेत्र विशेष यहाँ पर एक मंदिर है जिसके लिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। देखिए जैसा कि हमने देखा साथियों, इस नदी को क्या कहते हैं जी, उपनाम के मीठी एवं खारी नदी के नाम से, मीठी एवं खारी नदी के नाम से जाना जाता है। मीठी एवं खारी नदी के नाम से जाना, मीठी एवं खारी नदी के नाम से। चलिए जी हाँ साथियों, एक यही है कि यह एक बहुत ही विडंबना रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर या हमारे देश के अंदर या हमारे छोटे से एक कस्बे राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जितने भी हमारे प्राकृतिक स्रोत है ना, ये दिनों दिन क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रही है ना। किसी औद्योगिक विकास के दायरे के अंदर आने के बाद यह क्षेत्र क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। और लूनी नदी भी इससे कोई अछूती नहीं है। क्या है कि हम बात कर रहे थे, लूनी नदी मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक ज्यादा फैलती है। तो मारवाड़ के क्षेत्र में जैसे कि पाली, बाड़मेर और जोधपुर, विशेषतः यहाँ पर कौन सी कपड़ा मिलें लगी गई हैं और औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। इसी के कारण यहाँ से जो रासायनिक अवशिष्ट हैं इस नदी के अंदर मिल रही हैं, जिसके कारण यह नदी क्या हो रही है, वर्तमान में प्रदूषित हो रही है। कैसे हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि किन कारणों से लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। तो कहाँ पे, पाली, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां लगी हैं जिसका रासायनिक अवशिष्ट जो है इस नदी के अंदर मिलाया जाता है, जिसके कारण यह प्रदूषित हो रही है, लूनी नदी के प्रदूषित हो रही है। चलिए जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे लूनी नदी को लेकर, जालौर जिले से संबंधित। किससे, जालौर जिले से संबंधित। इसमें देखेंगे कि हम इस बहाव क्षेत्र को जालौर के अंदर हाईलाइट करना है साथियों, जालौर। कौन सा, जालौर हाईलाइट करना है। यहाँ पर जालौर के अंदर इसको किसके नाम से, रेल या नेरा के नाम से जाना, रेल या रेल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पीछे की कक्षा के अंदर देखा, बहुत सारी नदियों के अपवाह क्षेत्र को देखा ना। जैसे घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को देखा तो किस नाम से जाना जाता था, नाली नदी के नाम से जाना जाता था। और कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को देखा था जिसको सीकर के अंदर तो तोरावटी के नाम से जाना जाता था और झुंझुनू के अंदर बीड़ नाम से जाना जाता था। तो इसी क्रम को लेके चलते हैं कि लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है वो किस नाम से कहलाता है, रेल और नेरा के नाम से कहलाता है। जी जरूर। बताया जाता है कि एक किंवदंती है कि कालिदास क्या है, यहाँ पर एक जालौर क्षेत्र में आए थे अपने समय काल के अंदर और इन्होंने लूनी नदी को क्या नाम दिया था जी, अंत्य सलीला कहा। क्या कहा गया था इन्होंने, अंत्य सलीला, अंत्य सलीला कहा था किन्होंने जी, कालिदास ने। तो पूछा जाता है कि अंत्य सलीला किसका उपनाम है, तो लूनी नदी का है। किसका नाम है जी, लूनी नदी का। चलिए हम बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। किसकी साथियों, सहायक नदी। और सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे साथियों उद्गम से, कहां से, उद्गम से विलय की ओर, उद्गम से विलय की और क्रम। यह याद रखना है कि साथियों यह जो क्रम है आपके सामने स्लाइड पर, यह उद्गम से विलय की ओर है। कहां से, उद्गम से विलय की ओर। हाल ही में पीछे यह प्रश्न वीडियो मेंस के अंदर पूछा गया है। इसके अंदर है वीडियो मेंस के अंदर 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि उद्गम से लेकर विलय की ओर लूनी नदी की सहायक नदियों का क्रम क्या है। तो देखिए कौन सा जी, जोजड़ी नदी, हुहिया, पांडी नदी, कुकड़ी नदी, जवाई नदी, सागी नदी और लीलड़ी नदी, मीठी नदी और खारी नदी। इस प्रकार से देखा जाता है। तो यह जो नदियां हैं यह किससे, उद्गम से विलय की ओर इसका अंदर मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम है। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा लियो साथियों, यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे हर एक सहायक नदी की और उसके जानेंगे प्रत्येक पहलू को कि वह सहायक नदी किस प्रकार से लूनी नदी का बहाव क्षेत्र में अपना सहयोग करती है। चलिए जोजड़ी नदी का उद्गम जैसा कि हमने पढ़ा साथियों, यह है पोटलू नागौर के अंदर। कहाँ जी, पोटलू नागौर से यह उद्गम होती है जोजड़ी नदी, जो कि दाईं ओर से मिलने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जैसा कि विलय का तो कोई संशय नहीं है। कहाँ पे मिलती है ये, लूनी नदी में मिलती है। कहाँ से, लूनी नदी में मिलती है। लूनी नदी के अंदर विलय होती है।
लेकिन कहाँ पर होती है यह इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जी? जोधपुर के अंदर विलय होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि लूनी नदी के अंदर मिलती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि यह जोधपुर क्षेत्र के अंदर आकर लूनी नदी में विलय होती है। सहायक नदी जाहिर सी बात है किसकी? लूनी नदी की है, तो लूनी में मिलेगी ना। चलिए, 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि यह एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। नंबर 2 हमारा यह इंपॉर्टेंट बहुत ही रहने वाला है कि एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम, जैसा कि हमने पहले जाना, कि यह अरावली से ना होकर किस भाग से होता है जी? मैदानी भाग से होता है। बाकी सारी की सारी सहायक नदियां जो है ना, वो अरावली भाग से ही क्या होती हैं? उद्गम होती हैं। जैसे कि कौन कौन से पड़ी थी? पांडी, सूकड़ी, है ना, जवाई और एक सागी नदी। चलिए, क्रमबद्धता बनाए रखनी है। हमने बिल्कुल अभी तक एक ही नदी पढ़ी है, एक ही सहायक नदी की चर्चा की है, बहुत ही जोजरी नदी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने जाना। और नंबर 2 पर हम सहायक नदी किसकी बात कर रहे हैं जी? बांडी नदी की बात कर रहे हैं। तो बांडी नदी का उद्गम जैसा कि हमने देखा पाली जिले से, हेमावास गांव। कौन सा जी? हेमावास गांव। हेमावास गांव के अंदर यह पाली जिले से उद्गम। कहां से? पाली जिले से उद्गम होती है। और यह विलय जाहिर सी बात है किसमें होती है जी? लूनी नदी के अंदर। और कहां पर होती है? पाली जिले के अंदर होती है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां पे? पाली जिले के अंदर। इस नदी पर एक बांध है जी, कौन सा? हेमावास बांध। यह हेमावास बांध कहां पर है? हेमावास बांध पाली जिले के अंदर है। तो बांध से संबंधित यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह बांध कहां पर है? तो पाली जिले के अंदर है। चलिए, अब नंबर 3 बात करेंगे हम इसकी सहायक नदी की। कौन सी साथियों? सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी की जैसा कि हमने पढ़ा, जो सूकड़ी नदी का जो उद्गम है यह कहां से होता है जी? तेसूरी की नाल। तेसूरी की नाल पाली से इसका क्या होता है साथियों? उद्गम होता है। तेसूरी की नाल पाली से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, यह विलय तो कहाँ होती है? जाहिर सी बात है साथियों, लूनी नदी में होती है। यह तो कोई संशय है नहीं। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि यह कहां पर आकर इसके अंदर मिलती है। तो कहां पर आकर मिलती है? हमने देखा कि दसूरी की नाल से निकलने के बाद यह जालौर में बहती है। जालौर में बहने के बाद यह बाड़मेर में जा मिलती है। कहां पर मिलती है? बाड़मेर में जाकर यह मिल जाती है। बाड़मेर के अंदर एक स्थान है साथियों, समदड़ी। कौन सा साथियों? समदड़ी नामक एक स्थान है। यहां पर यह जाकर किसमें मिल जाती है? लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। इस नदी पर एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध पढ़ा था साथ। क्या पढ़ा था जी? इंपॉर्टेंट बांध पढ़ा था। कौन सा बांध पढ़ा था साथियों? बांकली बांध पढ़ा। कौन सा जी? बांकली बांध पढ़ा। और बांकली बांध पूछा जाता है कि कौन से जिले के अंदर है? तो यह याद रखना है साथियों, जालौर के अंदर। इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट है, याद रखना। जैसे हेमावास बांध पाली के अंदर, जसवंत सागर बांध जोधपुर के अंदर, नकोड़ा बांध बाड़मेर के अंदर, इसी प्रकार से बांकली बांध जालौर के अंदर। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं जवाई नदी। देखिए, यह भी चौथी सहायक नदी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। क्या रहती है जी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, सहायक नदी रहती है। जवाई नदी जो होती है यह पाली जिले से निकलती है, गोरेया गांव से निकलती है। कौन से? गोरेया गांव पाली से निकलती। गोरेया गांव पाली से यह नदी निकलती है। गोरेया गांव पाली से यह नदी निकलती है साथियों। और जहां पर यह 3 जिलों के अंदर बहती है, पाली से, जालौर से और बाड़मेर के अंदर। तो बाड़मेर के अंदर जाकर यह लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी के साथ है? लूनी नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर जाकर साथियों? बाड़मेर। कहां पे? बाड़मेर की। लेकिन बाड़मेर के अंदर स्थान विशेष कौन सा है जहां पर यह मिलती है? तो वह स्थान विशेष है साथियों, गुडा नामक स्थान है। कौन सा साथियों? गुडा नामक स्थान है जहां पर जाकर यह लूनी नदी में मिल जाती है। बात करेंगे इस पे बांध की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है जी, जवाई बांध। कौन सा? जवाई बांध। जवाई बांध। और जवाई बांध कौन से जिले में है जी? तो पाली जिले के अंदर है। कौन से? पाली जिले के अंदर है। और इसी जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जैसा कि हमने देखा, किससे? मारवाड़ के
अमृत सरोवर के नाम से जाना। देखिए मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम के कैसे जाना जाता, जोधपुर और पौली के आसपास का जो क्षेत्र है ना, यह मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ के पेयजल की आपूर्ति तथा अन्य कामों के लिए इसी ज्वाई बांध का ही पानी क्या है, उपयोग में लिया जाता है। इसलिए यह मारवाड़ क्षेत्र का क्या है, अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यतः बात तो ये भी रखनी है कि ज्वाई बांध के अंदर इतना सारा पानी आता कहाँ से। इंपॉर्टेंट यह है कि उद्गम तो होने के बाद यह है गुरेया से, लेकिन इतना सारा मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ पूरे क्षेत्र के अंदर पेयजल की आपूर्ति करने के लिए इतना जल इसमें आता कहाँ से है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, बहुत ही रोचक फैक्ट ये है कि इसके अंदर एक सिंचाई जल परियोजना से नदी का जल आता है, जो कि साबरमती नदी से निकलता है। यहाँ से एक साथियों थोड़ा सा और याद रखना है कि साबरमती नदी से नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, नोट पॉइंट की हम साथियों क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट की हम साथियों क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में देखिए साथियों, नोट पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं, यहीं से देखिए नोट पॉइंट में हम देखिए, हम देख रहे थे कि लूनी नदी के बहाव क्षेत्र, किसको साथियों, लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को देख रहे थे। जैसा कि हमने देखा कौन सी नदी साथियों, ज्वाई नदी पाली से, किसकी, ज्वाई नदी पाली से बात, कौन सी साथियों, ज्वाई नदी पाली। ज्वाई नदी जो पाली से है, जो कि गुरेया गांव कहां से निकलती है, पाली के अंदर निकलती है। गुरेया गांव कहां से निकलती है, पाली के अंदर से निकलती है। और इसी नदी के अंदर जो बांध है, यहाँ पाली के अंदर एक बांध है, वह बांध हमने कौन सा पढ़ा साथियों, ज्वाई बांध। कौन सा जी, ज्वाई बांध पढ़ा। इस ज्वाई बांध के अंदर जल कहां से आता है, इस चीज की बात हम कर रहे थे। तो यह आता है जी सिंचाई जल परियोजना से। कहां से आता है साथियों, सिंचाई जल, सिंचाई जल, सिंचाई जल परियोजना, सिंचाई जल परियोजना से, सिंचाई जल परियोजना से आता है, जो कि उदयपुर के अंदर बहने वाली एक प्रमुख नदी की सहायक नदी है। यह नदी कौन सी है साथियों, साबरमती नदी। कौन सी, साबरमती नदी। साबरमती नदी को भी अरब सागर अपवाह तंत्र के अंदर ही पढ़ा जाता है, लेकिन यह कहां पर बहती है, प्रमुख रूप से उदयपुर के अंदर। कहां पर, उदयपुर के अंदर। तो याद रखना है कि इस ज्वाई बांध के अंदर जो जल आता है वो किस परियोजना के द्वारा आता है, तो सिंचाई जल परियोजना। तो सिंचाई जल परियोजना के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य और याद रखना है हमने साथियों, वह कौन सा है, सिंचाई जल परियोजना के बारे में एक और तथ्य याद रखना है कि यह सिंचाई जल वही सिंचाई जल परियोजना है जो कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई जल परियोजना है। राजस्थान की प्रथम जल परियोजना। पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम जल परियोजना कौन सी है, तो सिंचाई जल परियोजना है। और इसी सिंचाई जल परियोजना से इसके ज्वाई बांध के अंदर जलापूर्ति की जाती। आशा करता हूं साथियों आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए, यहां हमने बात की थी मारवाड़ के सरोवर की बात की। चलिए, नोट पॉइंट की बात हम कर चुके हैं। अब हम जो इसके आज की जो अंतिम नदी पढ़ने वाले हैं, आज की हम जो इसकी अंतिम सहायक नदी पढ़ने वाले हैं, वह है पांचवी नदी। कौन सी, पांचवी नदी, जो कि सागी। और इस सागी नदी को सगाई नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी जी, सगाई नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, सगाई से खुश नहीं होना, सगाई नदी का नाम है। ठीक है, चलिए उद्गम की बात करते हैं। यह जैसा कि हमने जाना, यह जसवंतपुरा की पहाड़ी। कहां से, जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से यह नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। कहां से होता है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। जी हाँ, ये वही उत्तरी अरावली की जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। इसकी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, दक्षिणी अरावली की ये वही पहाड़ियां हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी पहाड़ियां पढ़ते हैं। डोरा पर्वत पढ़ते हैं, जारवल पर्वत पढ़ते हैं, सुंदा पर्वत पढ़ते हैं ना। इस प्रकार से ये सारे के सारे इस जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर पढ़ते हैं। और वहीं से निकलती है हमारी कौन सी, सागी नदी निकलती है। और सागी नदी का उद्गम जो है वो इन पहाड़ियों से माना जाता है। और विलय है जो जायज सी बात है, जैसा कि हमने पढ़ा कि यह लूनी नदी की सहायक नदी है, तो किसमें मिलेगी जी, लूनी नदी में मिलेगी। लेकिन यह कहां पर जाकर लूनी नदी के अंदर मिलती है, यह विशेष याद रखना है कि यह केवल जालौर जिले के अंदर ही बहती है। जैसा कि हमने जाना कि इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इसमें
लूनी नदी का बहाव क्षेत्र जो है ना, कहां पर, जालौर के अंदर, किसका, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र, याद रखना है साथियों, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कहां पर है, जालौर के अंदर किस नाम से जाना जाता है, जालौर के किस नाम से जाना जाता है, रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों, आज की क्लास हमारी साथियों यहाँ तक रहेगी, और जिसमें मैं आशा करता हूँ कि हमने प्रमुख रूप से लूनी नदी की बात की। प्रमुख रूप से किसकी बात की साथियों, आज हमने लूनी नदी की बात की। कौन सी, लूनी नदी। लूनी नदी के अंदर सबसे पहले हमने जाना साथियों इसके उद्गम को जाना, कि यह किस प्रकार से, कहां से उद्गम होती है, नागपाड़ से उद्गम होती है, सागरमती नाम से जानी जाती है स्टार्टिंग में, प्रारंभिक नाम इसका। फिर हमने इसका देखा साथियों बहाव क्षेत्र, कि किन किन जिलों के अंदर यह बहाव क्षेत्र बनाती है। फिर हमने देखा कि जालौर के अंदर इस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है, रेल या नेड़ा के नाम से जाना जाता है साथियों। उसके बाद में हमने बात की साथियों उसके विलय की बात की, किसके साथियों, विलय की बात की। विलय की बात कर लेते हैं साथियों, नहीं विलय से पहले हम किसकी बात की थी साथियों, बहाव क्षेत्र, इसकी याद की सहायक नदियों की बात की, किसकी जी, सहायक नदियों की बात की। और सहायक नदियों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, उद्गम से लेकर विलय की, और इसके अंदर बहुत सारी नदियां पड़ी। कौन कौन सी, जोजड़ी, गोहिया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी, मिट्टी और खारी। यह उद्गम से विलय की और नदियों का क्रम पड़ा, और इसके प्रत्येक नदी को जाना। उसके बाद में हमने इसके क्या देखा जी, विलय पॉइंट को जाना, कि कहां पर यह जाकर विलय हो जाती है। तो विलय का हमने देखा, यह कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। और कच्छ का रण जैसा कि हमने जाना, यह कहाँ है जी, गुजरात के अंदर। तो आशा करता हूं साथियों यह आज की क्लास लूनी नदी को लेकर आपके परीक्षा के अंदर आए हुए हर प्रश्न का समाधान करेगी, और इसी प्रकार से साथ बनाए रखेंगे। और भी अगली वाली क्लास में और भी एक रोचक टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।